पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में मिन्हाज और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी को अलकायदा से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। यूपी एटीएस ने जो स्क्रिप्ट लिखी उसी स्क्रिप्ट के आधार पर मीडिया जो है बातें करता हुआ नजर आ रहा है। ये वो मीडिया है जिसकी समय समय पर संघी मानसिकता खुल करके सामने आ जाती है। ये वो मीडिया है जो मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि सच जो सामने होता है उसे दिखाता नहीं, पर जो बातें नहीं होती उसे भी दिखाने की कोशिश करता है। मैं लगातार मिन्हाज और मसरुद्दीन की खबर को लेकर के नजर बनाए हुआ हूं गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया में किस तरीके से लंबी लंबी डिबेटें की जा रही हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अलकायदा का बड़ा खतरनाक प्लान जो है यूपी एटीएस ने फेल कर दिया। 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये आतंकी जो हैं बड़ा नुकसान यूपी चुनाव में पहुंचाने वाले थे। कुछ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल गोदी मीडिया पर किया जा रहा है, पर गोदी मीडिया के इन सवालों पर कई दिग्गज पत्रकारों ने बिगुल फूंक दिया है और सच्चाई को लोगों के सामने रख रहे हैं। और कई बात की जाए यूपी एटीएस के उन दावों की, तो खुद पूर्व डीजीपी ने ही यूपी एटीएस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बातें सामने आ रही हैं, उन बातों को भी आपके सामने रखूंगा। पर इस बीच जो गोदी मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, खासतौर पर क्राइम तक की एक रिपोर्ट पर मेरी नजर पड़ी, जहां परिवार वालों से बात करने के लिए मिन्हाज के वो लोग पहुंचे और मिन्हाज के परिवार वालों से बात की, जहां उनकी 12 साल की बेटी से जोर दिलवाने की कोशिश की जा रही है, उनकी मां से जोर देने की कोशिश की जा रही है, बीवी से जबरन बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग घर बना रहे थे, ये घर का पैसा जो है कहां से आ रहा है। और 3 टप्पर लगाया जा रहा है, उस 3 टप्पर की तस्वीर और टूटे हुए घर की तस्वीर को यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए मिन्हाज के पास आतंकी फंडिंग आई थी अलकायदा से, जिसके बाद वो अपना घर बना रहा है। अगर अलकायदा से फंडिंग आई होती तो गोदी मीडिया ये भी बताए कि मिन्हाज फिर यहां रुकता नहीं, वो कब का निकल जाता और टूटे हुए घर की मरम्मत नहीं कराता, कोई कोठी लेकर के वहां रहना शुरू कर देता। पर गोदी मीडिया इन तथ्यों पर बात नहीं करेगा। क्या तस्वीरें निकल करके आ रही हैं और पूर्व डीजीपी ने यूपी एटीएस की कार्रवाई पर क्या कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। एक संदिग्ध आतंकी को मंडियाव में हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर और टाइम बम बरामद किया गया है। एटीएस के आईजी जेकी गोस्वामी ने एबीपी न्यूज से कहा कि आतंकी कई दिनों से रडार पर थे। इनकी साजिश सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की थी। भीड़ भाड़ वाले बाजार इनके निशाने पर थे। गिरफ्तार आतंकियों के हैंडलर का नाम उमर अल मंदी है। इनमें से एक आतंकी पर कश्मीर हमले में शामिल होने का भी आरोप है। तमाम चीजें जो हैं यूपी एटीएस निकाल करके ले आता है और यूपी एटीएस की इस कार्रवाई पर डीआरएनसी अस्थाना पूर्व आईपीएस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अलकायदा, आईएस, पीएलओ आदि इन सब का भले ही दुनिया से नामो निशान मिट जाए या मिट गया हो, हमारी पुलिस के लिए उनके मॉड्यूल इस देश में हर समय अवश्य ही पाए जाते हैं। जब जरूरत पड़े प्रस्तुत कर दो कि एक ही घिसी पिटा झूठ बोलते ये लोग बोर नहीं होते। कुछ नया सोचो, कोई नई कहानी बताओ। लखनऊ में एटीएस द्वारा हुई इन गिरफ्तारियों पे केरल के पूर्व डीजीपी एवं पूर्व आईपीएस डॉक्टर एनसी अस्थाना ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यूपी एटीएस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो इसी के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी इसी बात को लिखा है। डॉक्टर एनसी अस्थाना की इस बात को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि यूपी और दिल्ली पुलिस की एफआईआर्स का संकलन किया जाए तो चुटकुलों की बढ़िया किताब बन सकती है। मैंने आज सुबह आम खरीदे, मोल भाव भी किया, लेकिन अभी वो आम वाला मेरे सामने आ जाए तो उसे
पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दुकानदार 4 महीने बाद टिफिन खरीदने वाले को फट पहचान लेता है, टिफिन के संग समेत। तो ये बातें जो हैं प्रशांत टंडन ने लिखी हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि वैसे इनको कष्ट और शर्मिंदगी से बचने के लिए एक सुझाव है, एक जनरल एफआईआर का टेम्पलेट बनवाकर हर थाने को जारी कर दिया जाए, जिसमें देशद्रोही यूएपीए से लेकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने आदि सब सेक्शन हो, जो चाहे उस धारा पर टिक कर दे, सिर्फ अभियुक्ति का नाम जगह डालना बाकी हो। ये स्क्रिप्ट के तौर पर उन्होंने एक पैम्पलेट भी बनाने के लिए यूपी एटीएस को सलाह दी है कि आप अपना एक पैटर्न रखिए, उस पैटर्न के आधार पर जो आप गिरफ्तारी करेंगे उसका नाम और एड्रेस चेंज हो जाएगा। लगातार जो है इसके ऊपर पूर्व आईएएस ऑफिसर ने भी सवाल उठा दिए हैं। और आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अस्थाना ने कहा कि अपना पासपोर्ट भी हमेशा साथ ही रखता है ताकि शिनाख्त हो सके, कुछ काजू बादाम भी ताकि देर तक लड़ने में आसानी हो, कुछ सफेद पाउडर भी जो शायद एक्सक्लूसिव होता है। हमला भले कहीं करना हो या एक चाइनीज पिस्टल काफी होती है। अक्सर एक चीट भी रखता है जिसमें एफआईआर के निर्देश होते हैं। केरल के पूर्व डीजीपी द्वारा किए गए इन ट्वीट्स का वरिष्ठ पत्रकारों ने भी समर्थन किया है। उन्होंने भी एटीएस द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत टंडन ने कहा है कि यूपी और दिल्ली पुलिस की एफआईआर का संकलन किया जाए तो चुटकुलों की एक किताब बढ़िया बन सकती है। तो वहीं आपको बता दें एक और वरिष्ठ पत्रकार ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि इन्हीं रद्दी से ढेर में पड़ी कहानियों का खामियाजा गुलबर्गा के निसार अहमद से लेकर श्रीनगर के बशीर भट्ट जैसे सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने 10, 20, 25 साल तक कैद खाने में कैद रहे हैं। यह भी गोदी मीडिया को और तमाम यूपी एटीएस के लोगों को देखना चाहिए कि पहले आतंकवाद के नाम पर आप लोग गिरफ्तारी करते हैं, जेल की सलाखों में 10, 20, 25 साल सड़ा देते हैं और 25 साल जब बाद वो रिहा होकर के बाहर आते हैं तो गोदी मीडिया से छूमंतर की तरह खबर गायब हो जाती है। और यही नहीं, इस पर पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि कल यूपी एटीएस ने लखनऊ के मिन्हाज और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया। मिन्हाज काकोरी थाना क्षेत्र के सीते विहार कॉलोनी में रहता है। वे इनवर्ट बैटरी की दुकान चलाता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोज सुबह से शाम तक के लिए दुकान पर जाता है। मिन्हाज के पड़ोसी के मुताबिक कल सुबह एटीएस अपने बैग लेकर उसके घर में घुसती है और उसके माँ बाप को किनारे कर मकान को अपने कब्जे में ले लेती है। पूरे दिन एटीएस उसके घर में रही और मिन्हाज को भी दुकान से उठा लिया। एटीएस अपने बैग लेकर जब अंदर जाती है तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया जाना था। शाम होते ही लोकतंत्र की किलर मीडिया ने न्यूज ब्रेक कर डाली, जिसमें खबरें प्रकाशित और प्रसारित हुई कि 15 अगस्त के मौके पर देश को दहलाने की साजिश रचने वाले 2 आतंकी प्रेशर कुकर बम के साथ गिरफ्तार। दोनों का संबंध अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गज़वातुल्लाह हिंद से है। अखिलेश यादव ने भी इन गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और खासकर बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता कि एक लाइन कहीं कि बीजेपी ने अखिलेश के इन सवालों को दृष्टिकोण की राजनीतिक करार दे दिया। और बीजेपी ने कहा कि लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। इस सफलता पर गर्व करने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश को अपमानित किया है। अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या दृष्टिकोण की राजनीति। यूपी का चुनाव सैकड़ों मुस्लिम युवकों की बलि चढ़ाएगा और उनके जख्म
पर चुनावी मंच बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ना शुरू कर देगी। लेकिन सवाल यह है कि जब कुछ सालों बाद इन दोनों युवकों को उसी अदालत द्वारा बरी किया जाएगा, अब इन्हें बिना जांच पड़ताल किए जेल भेज देगी, तो बरी होने के बाद किस पर कार्रवाई होगी? कौन इन आरोपों पर प्रवक्ता बनेगा जो अब इन्हें जेल भेजने पर आतंकी बोल रहे हैं? कौन इनकी बर्बादी का सबब बनेगा? कौन इन पर लगे आरोपों को लेकर सफाई देगा? कोई नहीं। किसी की जवाबदेही तक तय नहीं और लोकतंत्र जिंदा है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि सैयद हसनुल हक अपने साथियों समेत इस मसरुद्दीन व मिनहाज के केस को देख रहे हैं और हर संभव लीगल हेल्प देने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यूपी एटीएस और गोदी मीडिया के इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी खुल करके इस पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।